वेव से कहते हैं, ठीक है। वहाँ से हम लोग वेव ऑप्टिक्स वाला सेक्शन एक देख सकते हैं, बट फर्स्ट वी आर मूविंग ऑन टू स्टैंडिंग वेव्स। व्हाट आर स्टैंडिंग वेव्स? लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ऐसे समझो कि अब स्टैंडिंग वेव्स हम लोग स्ट्रिंग का बात करें, ठीक है। स्टैंडिंग वेव्स है ना, स्ट्रिंग का बात करें तो मान लो मेरे पास स्ट्रिंग है, ठीक है। इन लोगों का स्ट्रिंग है। अब यहाँ पे एक वेव जा रहा है, ठीक है। ये वेव इस तरफ जा रहा है, ये वेव कुछ इस तरफ जा रहा है। अच्छा, अगर ये वेव इस तरफ जा रहा है तो इसको कुछ इक्वेशन लिख सकते हैं हम लोग। इक्वेशन कैसे आ जाएगा इसका बता दो, देखिए। y1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बोलो। a sin ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस माइनस के एक्स प्लस 5 हटा देते हैं, अभी काम करेंगे। लेट्स से एक और पल्स हम लोग का, ठीक है, बट वो उल्टे डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, सेम एम्पलीट्यूड सेम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इसका हम लोग इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, y2 इज इक्वल टू a sin माइनस ओमेगा t माइनस के एक्स ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स भी ले सकते थे। अगर माइनस दोनों एक ही बात है। ओमेगा टी माइनस के एक्स लेते तो वो फेज डिफरेंस आ रहा था, तो माइनस बाहर लेके साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स ले सकते थे। अब इस माइनस को अंदर लेने के लिए प्लस पाई ऐड करना पड़ता, बट हम लोग फेज कांस्टेंट नहीं चाह रहे हैं कि आए, तो हम लोग यही वाला ले लेते, ठीक है। ये तो हम लोग का आ गया फेज। अब ये वेव इधर ट्रैवल कर रहा है, ये वेव इधर ट्रैवल कर रहा है, एक राइटवर्ड जा रहा है, एक लेफ्टवर्ड आ रहा है। तो दो वेव्स किसी भी पॉइंट पे मीट कर रही हैं, तो क्या होगा? उधर पे एम्पलीट्यूड 2a हो जाएगा। नहीं, ऐसे कैसे होगा? हर एक पार्टिकल का अलग अलग टाइम पे वो नहीं उल्टा में मूव हुआ। हम लोग कौन सा प्रिंसिपल लगाएंगे? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, है ना। एग्जैक्ट। इनमें क्या होगा, वेव्स इंटरफेयर करेगी। डायरेक्ट इंटरफेरेंस नहीं बोल सकते, क्योंकि इंटरफेरेंस में हम लोग अलग कॉन्सेप्ट से देखते हैं। हम लोग सेम डायरेक्शन में ट्रैवलिंग वेव्स लेते हैं। इंटरफेरेंस में हम लोग क्या लेते हैं, वेव्स सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, बट क्या यहाँ पे वेव्स सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है? नहीं। तो ये एग्जैक्टली इंटरफेरेंस वाला फिनोमेना नहीं है, बट यहाँ पे भी हम लोग किसी भी पार्टिकल का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। इतना बात क्लियर है? तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हम लोग क्या बोल सकते हैं? रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? किसी भी एक पार्टिकल का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट को अगर हम लोग मान लो वाई नेट लिख रहे हैं, वो क्या लिख सकते हैं हम लोग, इज इक्वल टू y1 प्लस y2 होगा। क्या इन दोनों साइन फंक्शंस को तुम लोग ऐड करना जानता है? a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और प्लस a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, तो कितना हो जाएगा? साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स मतलब साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स माइनस साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी, है ना। तो सेकेंड वाला टर्म कट जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या बच जाएगा? 2a साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स, है ना। इतना ट्रिग्नोमेट्री आएगा, सबको आता होगा। जल्दी से आना बोलो सर, एक बार रिपीट करेंगे क्या बोले? साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला है ना, ये साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। हाँ, बस फॉर्मूला लगा दो जल्दी से। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो एक्सपैंड करके ऐड करो, आ जाएगा। हाँ सर। पहला बात जो नोट करने का है, क्या ये एक
हर पार्टिकल का एक वो तो मिल रहा है हम लोग को, ठीक है। अच्छा पहले ये देखते हैं ये जो चीज़ हम लोग को मिला है ना, y इज इक्वल टू ये, तो क्या ये एक वेव है? पहले ये वेरीफाई करते हैं कि ये वेव है कि नहीं, ठीक है। कैसे वेरीफाई करेंगे वेव है कि नहीं? अगर ये डिफरेंशियल वेव इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि वो तो हम लोग Yes. पढ़े थे, वो जनरल इक्वेशन होता है, हर टाइप का वेव के लिए होता है ना। तो हम लोग देखते हैं डज इट सेटिस्फाई, डज इट satisfy the differential wave equation, the differential wave equation। सवाल है हम लोग का। डिफरेंशिएशन होता है ना, हाँ, उसका भी डबल डिफरेंशिएशन होता है ना। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल होता है। और बताओ क्या था इक्वेशन, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या था? इक्वेशन था क्या? डेल स्क्वायर वाई बाई डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू, हानिफ पेजेस पढ़ लो जल्दी से, डेल स्क्वायर वाई शायद वो याद नहीं है। आई डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ये क्या था? ये था हम लोग का वेव इक्वेशन, इसमें v क्या है? v है वेव वेलोसिटी, है ना। देखो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। डेल बाई डेल टी क्या आ जाएगा? इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, टाइम के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करो, मतलब ये वाला टर्म डिफरेंशिएट नहीं होगा, खाली ये वाला टर्म डिफरेंशिएट, ये वाला टर्म कांस्टेंट हो जाएगा, कॉस के एक्स वाला टर्म कांस्टेंट हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 2a ओमेगा कॉस के एक्स कॉस ओमेगा टी, ठीक है। एक और बार डिफरेंशिएट डेल स्क्वायर वाई बाई डेल टी स्क्वायर, एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2a ओमेगा स्क्वायर, कॉस को डिफरेंशिएट करते माइनस आएगा, कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी, हाँ। और डेल वाई डेल एक्स कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -2a के साइन ओमेगा टी साइन के एक्स साइन के एक्स, यस। और डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? -2a के स्क्वायर साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स, है ना। अब देखो डेल स्क्वायर वाई बाई डेल टी स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जा रहा है? ये हो जा रहा है -2a ओमेगा स्क्वायर कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे -2a के स्क्वायर कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी, ये भी। तो देखो क्या ये कैंसिल हो जा रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, -2 कैंसिल, बच क्या रहा है हम लोग का? ओमेगा स्क्वायर बाई के स्क्वायर, और ओमेगा के क्या था? ओमेगा बाई वी, अल्टीमेटली वी स्क्वायर ही आ रहा है। तो क्या हम लोग का इक्वेशन आ रहा है इस तरफ से? डेल स्क्वायर बाई डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर इंटू हाँ सर है। डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर। हेंस इससे हम लोग को पता क्या चलता है? हेंस वेरीफाइड, मतलब जो हम लोग को रिजल्टेंट इक्वेशन मिला पार्टिकल का, उससे वो क्या है? वो भी एक वेव ही का इक्वेशन है, मतलब ये भी एक वेव का इक्वेशन है ना। बट यहाँ पे थोड़ा सा कैच है। कैच क्या है तो नोट में देखो, दिस वेव इज नॉट ऑफ, हर टाइप का वेव जो अभी तक देखते आए थे हम लोग, वो किस फॉर्म में था? t-6/d, है ना, जहाँ पे एनर्जी ट्रैवल करता था, है ना। हर टाइप का वेव इस फॉर्म में आ रहा था। एक इसका फंक्शन था, फंक्शन ऑफ t-6/v था, हाँ, है ना।
जब वेव्स डिराइव कर रहे थे हम लोग, वेव इक्वेशन डिराइव कर रहे थे, तब तो हम लोग ऐसे ही कर रहे थे ना, टी माइनस एक्स बाई वी करके। टाइम टी पे एनर्जी को पहुँचने में कितना टाइम लगा, टी माइनस एक्स बाई वी टाइम लगा। तो पार्टिकल एट टाइम टी वही करेगा जो ओरिजिन टी माइनस एक्स बाई वी पे करेगा, है ना। हाँ भैया। तो वेव इक्वेशन इस फॉर्म में तो नहीं है, मतलब ये एक ट्रैवलिंग वेव नहीं है, therefore it is not a traveling wave। क्यों? क्योंकि हम लोग तो मान रहे थे ना एनर्जी ट्रैवल कर रहा है। हम लोग जब वो वेव इक्वेशन डिराइव किए थे तब हम लोग क्या माने थे कि एनर्जी ट्रैवल कर रहा है, और ट्रैवल करने से इस वाले फॉर्म में आता टी माइनस एक्स बाई वी, और ये वाला वेव टी माइनस एक्स बाई वी वाले फॉर्म में नहीं है। यहाँ पे जो टाइम वाला टर्म है वो साइन के फंक्शन के अंदर है, बट जो एक्स वाला टर्म है, पोजीशन वाला टर्म है, वो कॉस के अंदर है। दोनों अलग अलग है। दिस वेव इज नॉट ऑफ द फॉर्म टी माइनस एक्स बाई वी, दिस इज अ वेव बट दिस इज नॉट अ ट्रैवलिंग वेव। बात समझ में आया? दिस टाइप ऑफ वेव्स इज नोन एज दिस type of wave is known as your standing wave। कैसा वेव? स्टैंडिंग वेव। अब इसको स्टैंडिंग क्यों बोलते हैं वो समझते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट आया हम लोग का स्टैंडिंग वेव का इक्वेशंस कैसा है। y इज इक्वल टू 2a साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स, है ना। कितना समझ में आया कि नहीं बोलो? हाँ सर। सर वो नोट पॉइंट एक बार दिखा देंगे? देखो, अच्छा ठीक है, टाइम देखो। हो गया? हाँ सर हो गया। सो वाई इज इक्वल टू 2a साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स। इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं 2a कॉस के एक्स को ब्रैकेट में डाल दो इंटू साइन ओमेगा टी। अब इसको ब्रैकेट में क्यों डालेंगे समझते हैं। इसको ब्रैकेट में डालें क्योंकि साइन ओमेगा टी ही हम लोगों का टाइम वेरिंग वाला टर्म है ना। ये वाला अंदर में जो आ रहा है ब्रैकेट के अंदर जो आ रहा है वो टाइम के संग चेंज नहीं हो रहा है, वो टाइम कांस्टेंट है ना। बात समझ में आ रहा है? अंदर वाला जो टर्म आ रहा है वो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो किसी भी पार्टिकल एक पर्टिकुलर एक्स पे एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या कर रहा है वो अंदर वाले टर्म पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो खाली बाहर वाले टर्म पे डिपेंड करता है ना। बाहर वाला टर्म टाइम का वेरिएशन बता रहा है और अंदर वाला टर्म क्या बता रहा है? अंदर वाला टर्म बता रहा है हम लोग का पोजीशन का वेरिएशन। पोजीशन के संग क्या वेरी कर रहा है? पोजीशन के संग देखो हम लोग का एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है ना। अलग अलग एक्स के लिए कॉस के एक्स का वैल्यू अलग अलग आएगा, है ना। तो अलग अलग पार्टिकल एसेशन जो करेगा, हाँ, उनका जो टाइम वेरिएशन होगा वो तो सेम ही होगा, है ना, क्योंकि सबका फेस सेम है। जब नॉर्मल वेव ट्रैवल करता था तब क्या होता था? हर पार्टिकल एसेशन कर रहा है द सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम एम्पलीट्यूड बट विद अ डिफरेंट फेस। जब ट्रैवलिंग वेव होता था, हाँ, है ना। एवरी पार्टिकल वाज डूइंग एसेशन विद सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम एम्पलीट्यूड बट विद अ डिफरेंट फेस, है ना। जो ओरिजिन कर रहा था टी माइनस एक्स बाई वी पे, वही पार्टिकल एट एक्स कर रहा था टाइम टी पे। हाँ या ना बोलो जल्दी से। यस सर। हाँ भैया। बट यहाँ पे सबका टाइम वेरिएशन तो सेम है, सबका फेस तो सेम है, सबका फेस तो ओमेगा टी ही है, बट सबका एम्पलीट्यूड अलग अलग है ना। और एम्पलीट्यूड एक पार्टिकल का किस बात पर डिपेंड कर रहा है? एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड किस बात पर डिपेंड कर रहा है? वो डिपेंड कर रहा है कि वो पार्टिकल कहाँ पे है। तो डिफरेंट पार्टिकल्स एट डिफरेंट लोकेशन हैव डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स,
बट दे ऑल ऑसिलेट इन द सेम फेज। क्या बात समझ में आया है? सर अभी एक बार repeat कर दीजिए ना। Different particles at different positions, amplitude in the same phase, oscillate in the same phase but with a different amplitude। ठीक है, बात समझ में आया? हर पार्टिकल जो हो रहा है वो अलग अलग टाइम पे जो ऑसिलेट कर रहा है उनका फेज सेम है। ओमेगा टी वाला टर्म तो सबके लिए सेम है ना। t इक्वल टू 1 के लिए सबका फेज कितना है, साइन ओमेगा, है ना। चाहे कोई पार्टिकल कहीं भी हो, ये वाला टर्म तो अंदर सबके लिए सेम है। अलग अलग टाइम पे सबका फेस तो सेम आ रहा है बट सबका एम्पलीट्यूड अलग अलग आ रहा है। एम्पलीट्यूड अलग अलग क्यों आ रहा है? क्योंकि एम्पलीट्यूड एक्स पे डिपेंड कर रहा है। क्या बात समझ में आ रहा है? और ये जो एम्पलीट्यूड है ए, इसका रेंज क्या है? जो एम्पलीट्यूड है ए डैश, इसका रेंज क्या है? 2a cos के एक्स। कॉस के एक्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? 1 1। और कॉस के एक्स का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है? माइनस। तो इसका रेंज कितना हो जाएगा? -1 से 1। नहीं, क्या फुक के क्लास में बैठता है? सर आप कॉस का रेंज पूछे थे ना। नेवर माइंड, अब लॉजिकली सोचो। -2a मतलब फेज उल्टा है ना। -2a साइन ओमेगा टी और 2a साइन ओमेगा टी, हाँ, दोनों का एम्पलीट्यूड 2a ही है बट दिस इज बेसिकली इक्वल टू 2a साइन ओमेगा टी प्लस पाई, है ना। इसका फेज पाई आगे है। तो एक्चुअली में ए डैश का रेंज क्या हुआ? नेगेटिव तो पाई में चला जा रहा है, जो नेगेटिव वाला साइन आ रहा है वो तो पाई के अंदर चला जा रहा है। तो एक्चुअली में रेंज कितना हो रहा है? 0 से 2 है ना। क्योंकि एम्पलीट्यूड तो एक पॉजिटिव टर्म है ना, एम्पलीट्यूड नेगेटिव थोड़ी ना होता है। बात समझ में आ रहा है? चलो, तो ए का रेंज आया मेरा 0 से लेके 2 है। जहाँ जहाँ ए डैश 0 होता है उसको हम लोग बोलते हैं नोड, और जहाँ जहाँ ए डैश 2a के बराबर होता है मतलब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एंटी। बात समझ में आ गया ही नहीं? चलो थोड़ा स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि व्हेन टू वेव्स ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दो वेव क्या करें, अलग अलग डायरेक्शन से आ रहे हैं, जिनका हम क्या लिए हैं, फ्रीक्वेंसी सेम लिए है और एम्पलीट्यूड सेम है। एम्पलीट्यूड के लिए सेम लेना ज़रूरी नहीं है, प्रेफरेबली सेम लेना चाहिए। ठीक है, हम लोग उनका फ्रीक्वेंसी सेम लिए है और प्रेफरेबली हैविंग सेम एम्पलीट्यूड। उनका क्या है, उनको सुपरपोजिशन जब कर रहे हैं यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, तो हम लोग को कैसा वेव मिल रहा है? कैसा वेव मिल रहा है? बोलो बोलो। स्टैंडिंग वेव मिल रहा है। ठीक है, लिख लो ये। just a sec. When two traveling waves, yeah, two waves, when two waves traveling in opposite directions, opposite directions are, अब चाहिए दो वेव्स कैसा होना चाहिए पहले, विथ सेम फ्रीक्वेंसी, with same frequency and preferably same amplitude. Preferably same amplitude are superimposed. ठीक है, दो वेव्स ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन विद सेम फ्रीक्वेंसी एंड प्रेफरेंस सुपर इम्पोज, तब क्या होता है बताओ? देन बोलो बोलो। Standing waves. एग्जैक्टली, देन द रिजल्टेंट वेव
इज स्टैंडिंग वेव, रिजल्टेंट वेव इज अ स्टैंडिंग। क्या पूरा बात क्लियर है सबको? यस सर। हाँ भैया। चलो सर हाँ नेहा, सर ये सब स्ट्रिंग में ही होगा। ये साउंड में भी होता है, साउंड का जब हम लोग करेंगे तब मैं उस साउंड के बारे में बताऊँगा, ठीक है। बट यहाँ पे देखो हम लोग स्ट्रिंग जो इक्वेशंस डिराइव किए हैं, लॉजिकली सोचो, जो इक्वेशंस यूज़ किए हैं वो तो स्ट्रिंग के स्पेसिफिक यूज़ नहीं किए, वो तो किसी भी वेव का यूज़ किए जनरल, है ना। यस सर। ए साइन ओमेगा टी बने सी तो साउंड के लिए भी यूज़ होता है, लाइट के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। यस सर। एज ऑफ नाउ हम लोग स्ट्रिंग का डिस्कस करें तो क्योंकि हम लोग स्ट्रिंग में वेरिएशन देखना चाहते हैं। स्ट्रिंग में क्या होता है कि जब भी डिस्प्लेसमेंट्स होता है या कुछ भी होता है उसका वेरिएशन देखना बहुत आसान होता है, बहुत विजिबल होता है हम लोग को, हम लोग देख पाते हैं हाँ कैसे कैसे वेरी कर रहा है। सेम चीज़ लाइट और साउंड के संग मुश्किल है थोड़ा, है ना, इसलिए स्ट्रिंग थोड़ा डायरेक्टली सिंप्लीफाइड होता है, बस यही बात है। अच्छा तो कुछ बातें नोट कर लो। पहला बात है रिजल्टेंट मोशन कैसा है, दैट ऑल पार्टिकल्स आर परफॉर्मिंग एसएचएम इन द सेम फेज। रिजल्टेंट मोशन is that all the particles are performing an SHM with the same phase, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रैकेट में चीज़ लिखो जिसका मतलब मैं थोड़ी देर बाद बताऊँगा। ऑल पार्टिकल्स इन अ सेगमेंट, ठीक है। इन सेगमेंट का मतलब थोड़ी देर बाद बताऊँगा। ऑल पार्टिकल्स इन अ सेगमेंट आर परफॉर्मिंग द एसएचएम विद द सेम फेज बट विद अ डिफरेंट एम्पलीट्यूड। ठीक है। दूसरा बात, एम्पलीट्यूड्स ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स डिपेंड ऑन देयर पोजीशन। एम्पलीट्यूड्स ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स डिपेंड अपॉन देयर पोजीशन। ठीक है। और एम्पलीट्यूड का रेंज क्या होता है, 0 से लेके 2 है। बात समझ में आ गया, है ना, बोलो। हाँ भैया। ठीक, अच्छा अब हम लोग थोड़ा ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं कि स्ट्रिंग अलग अलग टाइम पे कैसा दिखेगा। एक सेकेंड, ठीक है।
इक्वेशन क्या है, लिख लो विजुअलाइजिंग मोशन, विजुअलाइजिंग स्टैंडिंग वेव्स। अच्छा, टाइम t इक्वल टू 0 पे देखते हैं पहले। इक्वेशन क्या है वेव का, y इज इक्वल टू 2a cos kx sin ओमेगा t। अब t इक्वल टू 0 जब है, जब t इक्वल टू 0 है तब क्या होगा, 2a cos kx। y इक्वल टू 0 हो जाएगा ना, मतलब पूरा का पूरा स्ट्रिंग स्ट्रेट रहेगा, सारा का सारा टर्म 0 हो जाएगा, है ना। चलो लेट्स से हम लोग t इज इक्वल टू लेट्स से हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, काम करते हैं, k को हम लोग 2π/λ लिखते हैं। k क्या होता है, 2π/λ इंटू एक्स इंटू साइन ओमेगा को 2π/t लिखते हैं इंटू t। ठीक है, अब हम लोग टाइम t/4 लेते हैं, टाइम t/4 लेते हैं। टाइम t/4 लेने से y का वैल्यू कितना आ जाएगा, अब यहाँ पे t डाल देंगे तो y खाली एक फंक्शन ऑफ x बचेगा, क्योंकि t का वैल्यू डाल चुके हैं। अलग अलग x से क्या y आ जाएगा, 2a cos 2π/λ इंटू एक्स, है ना। मतलब अलग अलग x के लिए अलग अलग वैल्यूज़ आ रहा है, पार्टिकल अलग अलग पोजीशन पे आए ना, बोलो। यस x इज इक्वल टू 0 पे क्या हो रहा है, ये x इज इक्वल टू 0 है, ये सारे x इज इक्वल टू 0 है हम लोग के। x इक्वल टू 0 पे क्या हो रहा है, cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 2a होता है। cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो y ऑफ 0 कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, है ना। अच्छा, अब y इज इक्वल टू लेट्स से हम लोग पकड़े लैम्डा λ/2 पकड़े, y इक्वल टू λ/2 पकड़े, x इज इक्वल टू λ/2 पकड़े। x इज इक्वल टू λ/2 पकड़ने से क्या हो जाए, अच्छा x इज इक्वल टू λ/4 पकड़ते हैं पहले। अगर x इज इक्वल टू λ/4 पकड़े तो क्या होगा, मान लो कहीं यहाँ पे λ/4, तो λ/4 पकड़ने से cos कितना हो जाएगा, ये π/2, cos π/2 कितना होता है, 0। मतलब y ऑफ λ/2 कितना हो जाएगा, बोलो। तो λ/2 पे ये 0 होगा, ठीक है। y इक्वल टू लैम्डा पे कितना होगा, y इक्वल टू लैम्डा पे, अच्छा λ/4 पकड़े ना हम लोग पहले, यहाँ पे λ/4 पकड़े। अब λ/2 देखते हैं, y इक्वल टू λ/2 पे क्या होगा, लैम्डा और 2 बढ़ जाएगा तो cos पाई का वैल्यू कितना था, -1, मतलब -2a, तो कहीं इधर -2a, है ना। cos लैम्डा का कितना होगा, लैम्डा कट जाएगा 2a, ठीक।
तो एक काम करते हैं ना, इसको एक 1 लैम्डा के लिए रखते हैं, मतलब मैं इसको x इज इक्वल टू 0 पकड़ता हूँ और इसको x इज इक्वल टू लैम्डा पकड़ता हूँ। ठीक, 1 वेवलेंथ के अंदर देखते हैं क्या वेरिएशन होता है। क्या है लैम्डा बाई 2, क्या है लैम्डा, तो लैम्डा बाई 4 पे कितना आया, लैम्डा बाई 4 पे आया 0। ठीक है, ये आ जाएगा हम लोग का, इधर बना देता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, ये है x इज इक्वल टू लैम्डा बाई 4, क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 4। क्या x इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 4 पर भी देख ही लेते हैं, बाई ऑफ 3 लैम्डा बाई 4, 3 लैम्डा बाई 4 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, लैम्डा लैम्डा कट जाएगा, तो 3 कॉस 3 पाई बाई 2 बचेगा। कॉस 3 पाई बाई 2 कितना होता है, बोलो, कॉस 3 पाई बाई 2 कितना होता है, 0। यहाँ पे ये 0 आ जाएगा, यहाँ पे -2a आया और यहाँ पे 2a आया। बेसिकली अगर देखो तो यहाँ पे ये कॉस का फंक्शन आ रहा है ना, प्लॉट तो कर दिए, बट क्या हम लोग को एक बार प्लॉट करने के बाद ज़्यादा बात क्लियर हो रहा होगा कि क्या हम लोग को एक्चुअली में प्लॉट करने का ज़रूरत था। लॉजिकली सोच, ये तो कॉस का फंक्शन है ना, एक्स में तो कॉस का फंक्शन है और इसका टाइम पीरियड कितना होगा, कॉस एक्स का टाइम पीरियड कितना होता है, 2 पाई, है ना। कॉस ए एक्स का टाइम पीरियड कितना होता है, 2 पाई बाई ए, तो कॉस 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स का टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई लैम्डा, बेसिकली मतलब लैम्डा, है ना। ये टाइम पीरियड प्लॉट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, लैम्डा, मतलब एक कंप्लीट वेवलेंथ में, हाँ, ये कॉस का फंक्शन आएगा, एक कॉस की वेव आ जाएगा। और ये देखो कॉस वेव ही आ रहा है, कॉस वेव जिसका एम्पलीट्यूड कितना आ गया हमने 2a, है ना, कॉस वेव जिसका एम्पलीट्यूड कितना आया 2a आया। स्ट्रिंग कुछ ऐसा दिख रहा है हम लोग का, कोई परेशानी, बहुत गंदा लग रहा है, आना बोलो, जल्दी से आना बोलो सब लोग। हाँ भैया। तो t/4 पे स्ट्रिंग ऐसा दिख रहा है। एक काम करता हूँ, मैं सबको थोड़ा साइड में लिखता हूँ। कितना y ऑफ x इज इक्वल टू 0 आ रहा है। ठीक है, समझ जाओ। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या क्या प्लॉट कर रहे हैं हम लोग x का वैल्यू प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है ना। अब टाइम t/2 पे प्लॉट करते हैं। टाइम t/2 पे देखो, अगर t/2 डाले तो साइन पाई है, साइन पाई का वैल्यू कितना हो रहा है 0, है ना। साइन पाई का वैल्यू कितना हो रहा है 0, तो y ऑफ x कितना हो जाएगा 0। तो स्ट्रिंग अगेन एक स्ट्रेट लाइन जैसा दिखेगा। अब टाइम 3t/4 पे प्लॉट करते हैं, तो y कितना आ जाएगा 3t/4, है ना। तो साइन 3π/2 हो जाएगा, है ना। साइन 3π/2 का वैल्यू कितना होता है -1। तो यहाँ पे y ऑफ x कितना हो जाएगा -2a cos kx
की का वैल्यू डाल देते हैं 2 पाई बाई लैम्डा एक्स। तो ये भी तो कॉस का फंक्शन ही है जिसका टाइम पीरियड कितना है लैम्डा, ठीक है। बट यहाँ पे एक माइनस लगा हुआ है तो ये बस इसका उल्टा होगा, है ना, ये वाला बस इसका उल्टा होगा। तो अगर प्लॉट करेंगे तो ये वाला नीचे आ जाएगा, ये वाला इधर का इधर ही रहेगा, ये वाला ऊपर आ जाएगा, ये वाला इधर का इधर रहेगा और ये वाला नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, और टाइम t इज इक्वल टू 2t, टाइम t स्मॉल t इज इक्वल टू कैपिटल T ले लेते हैं, तब क्या होगा, बताओ। t इज इक्वल टू कैपिटल T ले लेते हैं तो साइन 2 पाई आ जाएगा। साइन 2 पाई का वैल्यू कितना है, तो पाई एफ एक्स कितना हो जाएगा, तो स्ट्रेट लाइन बनेगा पूरा। क्या तुम थोड़ा विजुअलाइज कर पा रहा है क्या हो रहा है, ये कितना है, ये गैप कितना है, 2 है ना। हर पार्टिकल अपना अलग एसएचएम कर रहा है, हर पार्टिकल अपना एसएचएम कर रहा है। ये पहले मीन पोजीशन पे था, फिर ये ऊपर गया, फिर वापस मीन पोजीशन पे आया, फिर नीचे गया, फिर वापस मीन पोजीशन पे आया। क्या और x इज इक्वल टू 0 वाला पार्टिकल मीन एसएचएम कर रहा है ना। क्या x इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 वाला पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, देखो पहले मीन पोजीशन पे था, फिर नीचे गया, फिर मीन पोजीशन पे आया, फिर ऊपर गया, फिर मीन पोजीशन पे आ गया, ये भी एसएचएम कर रहा है विद द सेम एम्पलीट्यूड 2a। इनफैक्ट ये जो पूरा सेगमेंट है यहाँ से यहाँ तक का, इस सेगमेंट में सारे पार्टिकल सेम फेज में एसएचएम कर रहे हैं, सारे के सारे एक संग अपने मैक्सिमम पोजीशन पे जा रहे हैं, फिर सारे के सारे एक संग अपने मीन पोजीशन पे आ रहे हैं, है ना, दिख रहा है। हाँ भैया। ये सेगमेंट में, ये सेगमेंट कितना है, लैम्डा बाई 2 वाला रेंज है, देख लो लैम्डा बाई 2 सेगमेंट। इस पर्टिकुलर सेगमेंट में क्या हो रहा है, हर पार्टिकल एक सेगमेंट में एक्सट्रीम पे जा रहा है, एक संग मीन पे आ रहा है। तो इस सेगमेंट में सारे के सारे पार्टिकल सेम फेज में है ना, बट इसका फेज इन पार्टिकल्स के फेज से अलग है, क्योंकि ये वाले अपने लोअर मैक्सिमा पे आ रहे हैं, है ना, पीछे वाले मैक्सिमा पे आ रहे हैं, बट ये वाले अपने ऊपर वाले मैक्सिमा पे जा रहे हैं, है ना। उस समय पे एक पर्टिकुलर सेगमेंट में इक्वल है, बट एक पर्टिकुलर सेगमेंट पे जितने पार्टिकल्स है ऑल इन सेम फेज, बट एक फेज से दूसरे सेगमेंट पे जब जाते हैं तब फेज चेंज हो रहा है, ठीक है। डिफरेंस समझ में आया, क्यों मैं लिखवाया था वहाँ इन अ सेगमेंट, ऑल द पार्टिकल्स इन अ पर्टिकुलर सेगमेंट आर इन द सेम फेज, यहाँ पे लिख लो, ऑल द पार्टिकल्स इन आर इन द सेम फेज in a segment, that is resultant motion particles performing association with the same phase different amplitude, that is they reach their mean position and extremes at the same time, at the same time, ठीक है। क्या बात समझ में आया है? यस सर।
क्या स्टैंडिंग वेव विजुअलाइज कर पा रहे हो तुम्हें? हाँ ना बोलो। हर पार्टिकल अपना अलग अलग एसएचएम कर रहा है, तो क्या यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है? लॉजिकली सोच नहीं, इसलिए ये ट्रैवलिंग वेव नहीं है। यहाँ पे एनर्जी रुका हुआ है, हर एक पार्टिकल के पास अपना एनर्जी कांस्टेंट है। हर एक पार्टिकल एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी के संग एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। क्लियर है बात? इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इसलिए इनको स्टैंडिंग वेव्स बोला जाता है। हाँ ना बोलो, समझ में आया कि नहीं? आ गया। चलो ठीक है, थोड़ा सा सिमुलेशन देखिए, विजुअलाइज कर लेते हैं। तो पहले हम लोग आते हैं, ये वाला देखो, ये हम लोग का नॉर्मल वेव, ठीक है। कौन से डायरेक्शन में जा रहा है ये? राइटवर्ड, इस तरफ जा रहा है, राइटवर्ड जा रहा है। ठीक है। अब हम लोग ब्लू वाले को हटाते हैं, ऑरेंज वाला देखते हैं। ऑरेंज वाला किस डायरेक्शन में जा रहा है? लेफ्टवर्ड। लेफ्टवर्ड जा रहा है। अब हम लोग क्या किए हैं? अब हम लोग दोनों को सुपरपोज कर दिए, दोनों को मिला दिए, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करके देखो, देखो ब्लू वाला आगे जा रहा है, ऑरेंज वाला पीछे आ रहा है। अब ये जो ब्लू और ऑरेंज डॉटेड क्यों दिखा रहा है? ब्लू ऑरेंज डॉटेड दिखा रहा है क्योंकि ये दिखा रहा है पार्टिकल्स का पोजीशन जब इन लोग इंडिविजुअली एक्ट कर रहा था, बट अब तो इन लोग इंडिविजुअली एक्ट नहीं कर रहा है ना? अब तो इन लोग क्या इंडिविजुअली एक्ट कर रहा है? अब तो इन लोग संग में एक्ट कर रहा है ना? हाँ। संग में ऐड करने से इनका मोशन कैसा होता है वो दिखेगा अपने को ग्रीन वेव्स, ठीक है। अब ग्रीन हम लोग देखते हैं, इसका थोड़ा फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करके। अब एक काम करते हैं, हम लोग प्रीसेट में आके ब्लू और ऑरेंज को हटा देते हैं। ग्रीन क्या है? दोनों का सुपरपोजिशन से सुपरपोजिशन से बनने वाला वेव, ठीक है। कैसा मोशन हो रहा है इसका? देखो, हर पार्टिकल अपना अलग एसएचएम कर रहा है। क्या यहाँ पे कुछ ट्रैवल हो रहा है? कोई चीज़ आगे पीछे हो रहा है? नहीं तो सर। ये ट्रैवलिंग वेव तो नहीं है। बट हर पार्टिकल क्या कर रहा है? अपना अलग एसएचएम कर रहा है। एसएचएम कर रहा है और सर। हर- ये रोटेशन टाइप का हो रहा है ना कुछ? रोटेशन नहीं आ रहा है इसमें कुछ। यहाँ पे हर पार्टिकल एसएचएम कर रहा है सेम फेस के साथ, बट अलग एम्पलीट्यूड के साथ, ठीक। कुछ पार्टिकल्स है, जैसे ये वाला हो गया, कुछ ये वाला हो गया, ठीक है। जैसे स्टार्ट हो गया, ये हटाओ बकवास। जैसे ये वाला पार्टिकल हो गया, ये वाला पार्टिकल हो गया, ये वाला पार्टिकल, इन लोग हमेशा ही रेस्ट पे है। इन लोग का एम्पलीट्यूड कितना है? 0 है। जैसे ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, समझ में आ रहा है? इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं नोड, क्योंकि ये हमेशा रेस्ट पे है। इनका एम्पलीट्यूड क्या है? इनका एम्पलीट्यूड है 0। 0। कुछ है जिसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, देख ये वाला, जैसे ये वाला, जैसे ये वाला, सी ये वाला, सी ये वाला, समझ में आया? यस। इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं हम लोग एंटीनोड, ठीक है। हाँ सर। यहाँ पे देख रहे हैं हर पार्टिकल एसएचएम ही कर रहा है, सबका फेस भी सेम है, क्योंकि देखिए ये वाला एक पर्टिकुलर सेगमेंट देखो, ये वाला सेगमेंट, ठीक है। इस सेगमेंट में सब लोग एक संग मैक्सिमा पे जा रहे हैं, एक संग मिनिमा पे आ रहे हैं, है ना। ये ग्रीन वेव हम लोग का स्टैंडिंग वेव है, जो इफेक्टिवली सुपरपोजिशन से, जो ब्लू और ऑरेंज वेव्स पे जब हम सुपरपोज करते हैं तो इफेक्टिवली हम लोग को क्या मिलता है? इफेक्टिवली ये ग्रीन वेव मिलता है, ठीक है। तो इन वेव्स से क्या बोलते हैं हम लोग? इनको हम लोग बोलते हैं स्टैंडिंग वेव्स, क्योंकि यहाँ पे देखो एनर्जी का ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है ना। अब साउंड में ये विजुअलाइज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बट अगर थोड़ा सा ध्यान दो तो यहाँ पे भी समझ में आ ही जाएगा। अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दो, मैं कम कर दो और एम्पलीट्यूड थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। देखो थोड़ा सा विजुअलाइज हो रहा है, देखो एक जगह बंचअप हो रहे हैं फिर वापस जा रहे हैं, ठीक है। जब साउंड पढ़ेंगे तब इसको ज़्यादा डेप्थ में पढ़ाऊँगा, बट अभी देख थोड़ा सा, जैसे जहाँ पे बंचअप हो रहे हैं ना, ये वो पोजीशन कांस्टेंट है। बट जब हम नॉर्मल साउंड वेव देखे थे तब ये जो बंचअप वाला रीजन था, जो कंप्रेशंस था, वो आगे मूव करता था, है ना। जब नॉर्मल साउंड वेव देखते थे तब क्या होता था? ये जब कंप्रेशंस है तो आगे मूव करते थे ना, बट यहाँ पे क्या वैसा हो रहा है?
समझ में साउंड में भी स्टैंडिंग वेव्स, बट साउंड में भी स्टैंडिंग वेव्स जब ऑर्गन टाइप पढ़ेंगे तब साउंड करेंगे तब हम देखेंगे। कैसा कुछ विजुअलाइज हो गया वेव्स अच्छे से, स्टैंडिंग वेव्स? हाँ सर। हाँ भैया। चलो अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा कम इम्पोर्टेंट स्टफ। कम इम्पोर्टेंट स्टफ क्या होता है? वो स्टफ होते हैं नोड और एंटी नोड का पोजीशन। अब ये सिंपल है, यहाँ से एक बार विजुअलाइज हो गया, अब तुम लोग को लेक्चर तो ज़रा सा भी डिफिकल्ट नहीं रखेगा, अब तो केक वॉक है। बट जो क्वेश्चंस होंगे ना वो इसी सेक्शन से आएंगे, ठीक है? क्वेश्चंस इसी से आएंगे, बट ये डिफ़िकल्ट नहीं है। बात समझ में आ गया? थोड़ा हिपोक्रिटिकल है। तो नोट्स क्या होते हैं? पार्टिकल्स ऑसिलेटिंग विद लीस्ट फ्रीक्वेंसी, जीरो एम्पलीट्यूड। लीस्ट मैं गलती से हाँ। फ्रीक्वेंसी बोल दिया, एम्पलीट्यूड, ठीक। मतलब बेसिकली हम क्या चाहते हैं? ए डैश का वैल्यू 0 चाहते हैं। ए डैश का वैल्यू 0 मतलब 2a cos के एक्स का वैल्यू 0 चाहते हैं, है ना? 2a cos के एक्स का वैल्यू हम चाहते हैं 0 हो जाए। मतलब बेसिकली हम चाहते हैं cos के एक्स 0 हो जाए, और cos के एक्स कहाँ 0 होता है? बोलो। जब के एक्स का वैल्यू क्या होगा? 2n + 1 λ/2 होगा, है ना? cos कहाँ 0 होता है? हाँ भैया। जब 2n + 1 λ/2 होता है। और k क्या है? k तो है हम लोग का 2π/λ × x, है ना? तो λ काट देते हैं, उधर चला गया। तो x कौन से x पे हम लोग का नोट जा रहा है? हम लोग का आ रहा है 2n + 1 λ/4 पे, या यहाँ पे हम लोग का क्या आ रहा है? नोट जा रहा है, ठीक है? एग्जाम्पल्स कैसे हो गए? n का वैल्यू 0 डालेंगे तो λ/4, n का वैल्यू हम लोग 1 डालेंगे तो हम लोग आ जाएगा 3 λ/4, n का वैल्यू हम लोग 2 डालेंगे तो आ जाएगा 5 λ/4, ठीक है? और मल्टीपल्स, ठीक है? फिर आते हैं हम लोग एंटी नोड पे। ये नोट पोजीशन थी ना। ठीक है, नोड की पोजीशन से, जैसे λ/4, λ/4 पे नोट दिख रहा है अपने को? क्या अपने को 3 λ/4 पे नोट दिख रहा है ना? हाँ भैया। बस एंटी नोड क्या? ये तो ये भी एसएचएम कर रहे हैं। ये ऐसे इनको या टेक्निकली नोट वाले जो पार्टिकल है वो भी एसएचएम कर रहे हैं। बोल सकते हैं ना कि एसएचएम कर रहे हैं विद जीरो एम्पलीट्यूड, तो इफेक्टिवली मूव ही नहीं कर रहे हैं, एनर्जी नहीं है इनके पास कुछ, ठीक है? इनके पास कुछ एनर्जी नहीं है, बट थ्योरेटिकली बोल सकते हैं कि एसएचएम विद जीरो एम्पलीट्यूड मैथमेटिकली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है भैया। है ना? एनर्जी का इक्वेशन क्या आता है? ½ ए का वैल्यू 0 डालो तो एनर्जी भी 0, हाँ तो मैथमेटिकली बोल सकते हैं हाँ एसएचएम विद जीरो एम्पलीट्यूड, बट ज़्यादा सेंस नहीं बनता। बात समझ में आ रहा है? हाँ भैया। बट ऐसा बोलने में थोड़ा अच्छा लगता है कि पूरा स्ट्रिंग एसएचएम कर रहा है, हर पार्टिकल एसएचएम कर रहा है। बार बार अलग से क्या बोले कि पूरा स्ट्रिंग एसएचएम कर रहा है, बट नोड वाले मूव नहीं कर रहे हैं, स्टेशनरी है। वो तो समझ में आ ही रहा है ना कि स्टेशनरी है, ठीक है? फिर आता है हम लोग का ए डैश, इसमें क्या होना चाहिए? 2a होना चाहिए मैक्सिमम, है ना? अब 2a यहाँ पे थोड़ा कैच है कि ये +2a भी हो सकता है या -2a भी हो सकता है ना? क्योंकि ये भी एंटी नोड है, ये भी एंटी नोड है ना? अलग अलग फेज है बट है तो एंटी नोड, तो इसको लिख लो +-2a, ठीक है? तो हम लोग क्या चाहते हैं? 2a cos kx = +-2a। तो अल्टीमेटली हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि cos kx का वैल्यू +-1। अब cos kx का वैल्यू +-1 कब होता है? जब n पाई होता है, n पाई 2n पाई पे 1 होता है ना? और 2n + 1 पाई पे -1 होता है, तो n पाई पे कितना हो जाएगा? n पाई पे कितना हो जाएगा बताओ? +-1। तो अगर ऑड होगा तब -1 होगा, अगर इवन होगा तो +1 होगा, ठीक है? और k का वैल्यू कितना होता है? 2π/λ
डेल्टा एक्स और 2 पाई बाई लैम्डा एक्स, पाई पाई कट गया तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा एन लैम्डा बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग सेट बनाए तो कौन सा इनका वैल्यू 0 डालेंगे तो लैम्डा बाई 2, इनका वैल्यू 0 डालेंगे तो 0, इनका वैल्यू 1 डालेंगे तो लैम्डा बाई 2, इनका वैल्यू 2 डालेंगे तो लैम्डा, सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, हाँ भैया। तो तुम बात लिख लो। दो एंटी नोड्स या दो नोड्स के बीच का सेपरेशन कितना है लैम्डा बाई 2 है ना। दो नोड्स के बीच का सेपरेशन कितना है लैम्डा बाई 2, और दो एंटी नोड्स के बीच का सेपरेशन कितना है वो भी लैम्डा बाई 2। ठीक है, तो सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स और टू कंसेक्यूटिव एंटी नोड्स, ये क्या है नोड है, ये भी अपना नोड है, ये अपना एंटी नोड है ना, ये भी अपना एंटी नोड है, ये भी अपना एंटी नोड है। ठीक है, तो हमें क्या बोलेंगे सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स और टू कंसेक्यूटिव एंटी नोड्स इज व्हाट, बोलो। पाई बाई लैम्डा बाई 2। इस लैम्डा बाई 2 को मैं एक सेगमेंट बोल रहा था। ठीक है, दूसरा बात कि दो नोड्स के बीच में, दो नोड्स के एग्जैक्टली बीच में एक क्या आएगा, एक एंटी नोड आएगा, एंड वाइस वर्सा बिटवीन एग्जैक्टली बिटवीन टू नोड्स lies an एंटी नोड। ठीक है, एंड वाइस वर्सा। बात समझ में आ गया? कोई परेशानी है बोलो। हाँ भैया। परेशानी है? सर ये सर अगर हमको बोलेगा थर्ड नोड निकालने के लिए तो हम उस पार्टिकल को निकालेंगे जो फिफ्थ नंबर पार्टिकल जो एसएचएम कर रहा है, वैसे। फिर से बोल, आवाज़ क्लियर नहीं हुआ तेरा बात, क्या बोलना चाह रहा था तू? सर जैसे हमको बोलेगा कि कौन सा पार्टिकल थर्ड या सेकंड नोड कर रहा है, कौन सा मतलब सेकंड नोड है या थर्ड नोड है, तो हमको फिफ्थ या थर्ड ऐसा एसएचएम निकालना पड़ेगा। उस पर वो इस बात पे डिपेंड करता है हम लोग कि हम लोग ओपन एंड ले रहे हैं क्लोज एंड ले रहे हैं, उस पर आऊँगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आए? जो थर्ड नोड है वो फोर्थ नोड है, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि मेरा x इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल या x इज इक्वल जो लास्ट पार्टिकल है वो कैसे ऑसिलेट कर रहा है, कि मेरा एंड ओपन है, एंड क्लोज है, ये वाला स्टेशनरी है, ये वाला मूव कर रहा है ना, तो उन बातों पे डिपेंड करेगा। ठीक है, उस पर आते हैं, बाद में आते हैं। एक और बात हम लिख सकते हैं कि consecutive segments have a phase difference of pi. Consecutive segments have a phase difference of pi, है ना। और ये ऑब्वियस भी है, ये वाला पार्टिकल जो अपने राइट मैक्सिमम पे, यहाँ पे जो पार्टिकल्स अपने राइट एक्सट्रीम पे है, ये वाले अपने लोअर एक्सट्रीम पे, अपने लेफ्ट एक्सट्रीम पे है ना। ठीक है, चौथा पॉइंट बोल सकते हैं, नो एनर्जी ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस
takes place through the nodes. No energy transfer takes place through the nodes. ठीक है, याद करो जब ट्रैवलिंग वेव था तब ऐसा कोई पॉइंट नहीं आ रहा था। जब ट्रैवलिंग वेव कंसिडर कर रहे थे तब ऐसा कोई पॉइंट नहीं था जो हमेशा ही स्टेशनरी रह रहा है ना। बट स्टैंडिंग वेव्स में ऐसा होता है, नो एनर्जी ट्रांसफर टेक्स प्लेस बिटवीन द, ठीक। एक्चुअली किसी भी दो पार्टिकल के बीच में नहीं होता है, बट नोड्स इसलिए बोलते थे कि एक पर्टिकुलर सेगमेंट का बात करते हैं। हम लोग एनर्जी कंटेंट इन वन पर्टिकुलर सेगमेंट बात करते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि दो नोड्स के बीच में नहीं होता। ऐसे इसके और इसके बीच में भी नहीं होता। हाँ, मान लो एक पार्टिकल यहाँ पे है, एक पार्टिकल यहाँ पे, इनके बीच में भी एनर्जी ट्रांसफर नहीं होता। बट नोड्स का बात इसलिए करते हैं क्योंकि नोड्स हम लोग दो नोड्स के बीच वाले सेक्शन को एक पर्टिकुलर सेगमेंट मानते हैं, इस सेंस में हम लोग नोड्स का बात करते हैं। ठीक है, हाँ ना, बोलो समझ में आया कि नहीं? फिर लोग आते हैं वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग्स फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। देखो पहला सब पार्ट आ रहा है इसमें, फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। ठीक है, मतलब एक स्ट्रिंग है, उसको तू दोनों एंड पे बांध के रखा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे तुम्हारा मान लो रबर बैंड है और तुम दोनों हाथ से पकड़ के रखा है, दोनों हाथ से एक रबर बैंड को पकड़ के रखा है, ठीक है। और रबर बैंड को मान लो बीच से ऐसे तू प्लग किया तो तुमको क्या मिलता है? एक स्टैंडिंग वेव मिलता है। थोड़ा विजुअलाइज करने की कोशिश करो, है ना। रबर बैंड को बीच से प्लग करते हैं तो क्या मिलता है? एक स्टैंडिंग वेव निकलता है ना। वैसे ही तो होता है स्टैंडिंग वेव। हाँ सर। अब अलग अलग जगह से प्लग करेंगे तो अलग अलग टाइप की स्टैंडिंग वेव मिलेगा। बट कंडीशन क्या होना चाहिए? कंडीशन होना चाहिए कि बेसिकली जितना भी स्ट्रिंग का लेंथ हो वो यहाँ पे भी नोड आएगा, यहाँ पे भी नोड आएगा, है ना। मतलब ये एक पर्टिकुलर सेगमेंट हुआ, नंबर ऑफ सेगमेंट्स जो है वो एक इंटीजर होना चाहिए, है ना। 1.5 सेगमेंट नहीं हो सकता। बात समझ में आ रहा है? स्ट्रिंग कहीं इधर ख़त्म नहीं हो सकता। स्ट्रिंग को नोड से चालू होकर नोड पे ही ख़त्म होना पड़ेगा, है ना। मतलब जो वेव हम लोग क्रिएट करेंगे वो कुछ ऐसा होना चाहिए, उसका फ्रीक्वेंसी कुछ ऐसा होना चाहिए सच दैट वो नोड से चालू होकर दूसरे नोड पे ही ख़त्म हो। ठीक है, क्या ये बात क्लियर है? सर एंटी नोड भी हो सकता है ना, एंटी नोड से एंटी नोड। एंटी नोड से एंटी नोड नहीं हो सकता, स्ट्रिंग फिक्स्ड है ना। फिक्स्ड मतलब ये और ये पॉइंट तो स्टेशनरी है ना। हाँ सर। तो बेसिकली क्या हो रहा है? अब एक सेगमेंट का लेंथ कितना है? एक सेगमेंट का लेंथ कितना है? λ/2। तो व्हाट डू वी एक्चुअली वांट? वी वांट L, जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट? n λ/2। n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है ना। फिर अब थोड़ा सा हम लोग इसको वो कर लेते हैं, क्या बोलते हैं, तो लैम्डा कितना आ जाएगा? लैम्डा आ जाएगा 2L/n, है ना। और लैम्डा क्या होता है? लैम्डा होता है हम लोग का वेलोसिटी बाई फ्रीक्वेंसी, v = λf होता है ना। तो लैम्डा कितना हो जाएगा? v/f।
या मैं ऐसे क्यों कर रहा, हाँ चलो ठीक है। तो एफ़ का वैल्यू कितना हो जाएगा, एफ़ का वैल्यू हो जाएगा एन वी बाई 2 ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, दिस इज़ द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, दिस इज़ द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, ठीक है। मतलब इन फ्रीक्वेंसीज़ पे अगर स्ट्रिंग वाइब्रेट करेगा तभी, अगर इन फ्रीक्वेंसीज़ पे स्ट्रिंग वाइब्रेट करेगा तभी हम लोग का एक स्टैंडिंग वेव क्रिएट हो सकता है, वरना इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में हर फ्रीक्वेंसी पे स्टैंडिंग वेव थोड़ी ना आ जाएगा। लॉजिकली सोच, अगर दोनों एंड फिक्स्ड है तब हर फ्रीक्वेंसी पे स्टैंडिंग वेव थोड़ी ना मिलेगा, ठीक है। जैसे सिमुलेशन पे यार, ठीक है। मैं क्या चाहता हूँ, स्टार्ट भी हो और एंड भी हो नोट पे। अगर मैं चाहता हूँ स्टार्ट भी हो एंड भी हो नोट पे, तब मैं अब कुछ हर ये तो स्टार्ट हो रहा है नोट पे, बट एंड नोट पे थोड़ी ना हो रहा है ये वाला। अगर मैं चाहता हूँ एंड भी नोट पे हो तो हम लोग को कुछ सर्टेन फ्रीक्वेंसीज़ पे ऐसा होगा ना, जैसे इस पे ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा हम लोग को एडजस्ट करना पड़ेगा अपने अकॉर्डिंग। थोड़ा सा और नीचे करूँ, थोड़ा सा और यहाँ पे एडजस्ट करना थोड़ा सा मुसीबत हो रहा है। काम करते हैं, वेव स्पीड थोड़ा सा कम कर देते हैं और एम्पलीट्यूड पे इधर कम ही कर देते हैं, ठीक। अब देखते हैं थोड़ा सा रखिए, बात समझ में आ रहा है। मतलब यहाँ पे मेरे को बनाने में दिक्कत हो रहा है, बट देखो कुछ इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए क्या हो रहा है, स्टार्ट भी हो रहा है एंड भी हो रहा है नोट पे, बट हर फ्रीक्वेंसी के लिए नहीं हो रहा है ना, हर फ्रीक्वेंसी के लिए अलग अलग हो रहा है। जैसे इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी देखो, इस फ्रीक्वेंसी के लिए स्टार्ट भी हो रहा है एंड भी हो रहा है, तो 0.534 हर्ट्ज वाला फ्रीक्वेंसी के लिए एक स्टैंडिंग वेव क्रिएट हो रहा है। मेरा मेन कंडीशन क्या है, अगर दोनों एंड्स फिक्स्ड है मतलब दोनों एंड तो नोड होना चाहिए, है ना। द एंड पॉइंट्स शुड बी अ नोड। अब वो कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज़ के लिए होगा ना, वो हर फ्रीक्वेंसी के लिए तो होगा नहीं। तो जिन जिन फ्रीक्वेंसीज़ के लिए यहाँ पे स्टैंडिंग वेव क्रिएट हो सकता है, उन फ्रीक्वेंसीज़ को क्या बोलेंगे, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज़ या नेचुरल फ्रीक्वेंसीज़। बात समझ में आया। कंडीशन क्या हो गया, शुड स्टार्ट एंड एंड ऑन अ नोट, द स्टार्ट एंड एंड शुड बी अ नोट, the starting point and the ending point should be known. Start and end of the string, end of the string should be a node, be a node, ठीक है। यहाँ पे कहते हैं, यहाँ पे मान लो n लूप्स है, तभी हम लोग n लैम्डा लिखें, n लैम्डा बाई 2 लिखें, ठीक है। बात समझ में आ गया ना। कोई परेशानी है तो बोलो। नो सर, नो प्रॉब्लम। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या हुई, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज या नेचुरल फ्रीक्वेंसी वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज है जिन फ्रीक्वेंसीज़ के लिए अगर जिन फ्रीक्वेंसीज़ का अगर हम वेव क्रिएट करें तब यहाँ पे एक प्रॉपर स्टैंडिंग वेव क्रिएट हो सकता है, ठीक है। वरना हर पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए यहाँ पे एक स्टैंडिंग वेव क्रिएट नहीं होगा, ठीक है ना। तो क्या बोलते हैं, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। इनको इसको अपने वर्ड्स में लिख लेना, मैं पूरा लिखा नहीं रहा, ठीक है। क्या क्या हम लोग का नेचुरल या रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, कोई परेशानी किसी को, खाना बोलो। नो सर। ठीक है, आज से क्लास यहीं तक रखते हैं। टुमारो विल कंप्लीट आवर स्टैंडिंग वेव्स। थोड़ा सा सेक्शन बचा है, आई वांट यू गाइस टू जस्ट गो थ्रू इट वंस बिफोर मैं कल का सेक्शन करवाता हूँ। और कल हम लोग रिफ्लेक्शन वाला भी थोड़ा सा पार्ट देख लेंगे। रिफ्लेक्शन का कुछ क्वेश्चंस करवा दूंगा वेव ऑप्टिक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है।